नमस्कार दोस्तों, पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने इतिहास रच दिया है। बिहार में पहली बार इतना मतदान हुआ है। ये बम्पर मतदान परिवर्तन की इबारत लिख रहा है या फिर नीतीश को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। पहले चरण का असर दूसरे चरण पर कितना होता है, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवकी नंदन मिश्र जी हैं। देवकी नंदन सर, आपको क्या लगता है जो पहले चरण का मतदान हुआ, इतना बम्पर मतदान हुआ, ये किस बात का संकेत है? अब देखिए, इसको दो तरीके से लोग डिफाइन कर रहे हैं। हम्म। पहला तो ये है कि चूंकि बम्पर मतदान हुआ है और ये पहली बार हुआ है जी जब बिल्कुल। से करीब 17 चुनाव हुए हैं विधानसभा के बिहार में, उनमें सबसे ज्यादा मतदान इसी बार हुआ सॉरी है। टू इंटरप्टिंग यू, मेरे पास अभी एक डेटा है जिसमें यह है कि 1990 में मैं बासठ मैं खुद दशमलव मैं जीरो खुद चार बता रहा हूं मैं हाँ खुद बता दे रहा हूं हाँ। मैं खुद बता दे यस। रहा हूं दरअसल है क्या कि सबसे ज्यादा मतदान हुआ, और सबसे ज्यादा मतदान जो आप बता रहे हैं 95 में हुआ था। 62.5% के आसपास हुआ था। 90 में 90 में, सॉरी। जी। लेकिन 2000, जब 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो 16% का डिक्रीज भी हुआ था। राइट। 16% का जो डिक्रीज हुआ था उसमें लालू यादव का जो एरा था वो खत्म हो गया था और नीतीश कुमार का एरा शुरू हुआ था। हालांकि हंग असेंबली आई थी, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। ये पहला बदलाव था। अगर आप 25 साल से देखिए, 20 साल इधर देखिए, 35 साल से दो ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं, या तो लालू रहे हैं, या फिर राबड़ी देवी रही हैं, या फिर नीतीश कुमार रहे हैं। बीच में कुछ महीने के लिए वो जो मांझी साहब हैं वो रहे हैं चीफ मिनिस्टर। नहीं तो 35 साल से वहां पर बैकवर्ड क्लास का चीफ मिनिस्टर रहा है। जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 93 टिकट, भारतीय जनता पार्टी क्या, एनडीए ने 93 टिकट फॉरवर्ड क्लास के लोगों को दिया है। फॉरवर्ड क्लास की संख्या वहां कम जरूर है, 20% है। 80% में जो बैकवर्ड क्लास, दलित, अल्पसंख्यक, ये सारे लोग आते हैं। कल जो मतदान हुआ है, इस मतदान में लोगों का उत्साह देखने लायक था। अगर किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, वह भी चाह रहा था कि हम वोट डाल दें। जैसे दानापुर में जो घटना हुई, नाव रोक दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी लोग ये चाहते थे कि हम वोट डालने जाएं। मतलब उनमें इतनी उत्सुकता थी कि वोट डालना। ये उत्सुकता तब होती है जब हम कोई बदलाव करना चाहते हैं। कोई उनको पैसा नहीं दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से ट्रेन में भर करके मतदाताओं को बिहार भेजी है। उनमें वो उत्साह नहीं था। लेकिन जो लोग नाव से उधर से आ रहे थे, उनमें उत्साह था कि हम वोट क्यों नहीं डालने पा रहे हैं। तीन व्यक्तियों का वीडियो वायरल होता है कि वो जाते हैं, वोट नहीं डाल पाते हैं। खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर आती हैं और वो वोट डलवाती हैं उनका। वो जाते हैं, वोट नहीं डालने पाते हैं, लेकिन बाद में उनका वोट डलवाया जाता है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटिंग ट्रेंड है, इसको बदलाव की नजर से देखा जा रहा है। पहला कमेंट तो ये है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 65 लाख वोट काट दिए गए। जब यस। 65 लाख वोट काटा गया तो वोट की संख्या हो गई 65 लाख कम। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इतर बात करूंगा कि 65 लाख वोट काटा गया तो कुछ लोगों का वोट जुड़ा भी है। ऐसा तो है नहीं कि वोट जुड़ा नहीं। वोट जो नए लड़के आए उनका वोट जुड़ा भी है। करीब 14-15 लाख लोग, यूथ जो है, वोट जुड़ा भी है। तो उनका यह कहना है कि ये जो 8-8.5% का इंक्रीज है, ये नहीं है। ये पिछले बार जो 2020 में वोटिंग परसेंटेज था उसके बराबर ही है। चूंकि 65 लाख वोट कट गया है, इस वजह से ये परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, कुछ ऐसे विश्लेषकों का भी कहना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये कुछ न कुछ बदलाव की बात है, बदलाव ही चाहता है। इसके अलावा जब कभी भी इलेक्शन का ट्रेंड मैंने देखा है कि एक इलेक्शन, अगर मान लीजिए कि हम किसी को हम जिताने के लिए वोट देते हैं, बट वो जीतता नहीं है, तो हम 3 चुनाव तक, ऐसा रहता है कि 3 चुनाव तक वो रहता है कि इसको जिताना ही जिताना है। आप ध्यान करिए 2020 में जब इलेक्शन हो रहा था, तब भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। तेजस्वी यादव 75 सीट पर पहुंच गए थे। अगर 10 सीट उनके पास और आ गई होती तो उनकी सरकार बन गई होती। जी। लेकिन कांग्रेस का थोड़ा डल प्रदर्शन रहा, इसकी वजह से उनकी सरकार नहीं बनी।
वही बेरोजगारी मुद्दा आज की तारीख में भी बना हुआ है। तो ये माना जाएगा कि 2020 में जो वोटर तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाया था, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बना पाया था, वो 2025 में और बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ वोट कर रहा है ताकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अच्छा, दो चीजें रही। एक तो बीजेपी जंगल राज की बात कर रही थी, बार बार जंगल राज इनको याद नहीं था, भी उनको भी याद करने के लिए कह रही थी। और दूसरा, तेजस्वी यादव बार बार लगातार सिर्फ रोटी रोजगार की बात कर रहे थे। बिहार के भविष्य के लिए वो क्या कुछ करेंगे, वो अपने वादे गिनवा रहे थे और एक तरीके से ब्लूप्रिंट बता रहे थे कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो ये दो चीजें रही। तो क्या पहले चरण में लोगों ने तेजस्वी की बात पर भरोसा दिखाया, या फिर ये जंगल राज की तरफ जाएगा? परिवर्तन अगर आप कह रहे हैं तो कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जंगल राज तो मैंने कल आप ही के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जंगल राज किस बात पर कहा गया था, किस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। वो नाली और पानी की बात थी कि नाला बह नहीं रहा था, इस नाते वो जंगल राज का एक तरीके के वो मौखिक टिप्पणी हाईकोर्ट ने की थी, उसे अखबारों ने छापा। चूंकि एक लेकिन ऐसा मोदी तो शब्द, कट्टे तमंचे की जंगल राज की बात कर रहे हैं, और जिनको जंगल राज नहीं भी पता होगा, तो मोदी जब प्रधानमंत्री खुद मंचों से कट्टे तमंचे की बात कर रहे हैं और क्राइम पेट्रोल जैसी कहानियां सुना रहे हैं, तो फिर उसका लोग तो यही सोचेंगे ना कि मतलब तो लोगों को लग रहा है कि जंगल राज मतलब गुंडा राज, जंगल राज मतलब अनंत राज, या ऐसा कोई राज जो आज दिख रहा है ऐसे ही कुछ रहता होगा, इससे भी बड़ा कुछ होता होगा। दरअसल अगर आप 2005 से पहले की स्थिति को देखेंगी तो 2005 से पहले की स्थिति वहां एक सामंतवादी शासन चल रहा था। शासन में कह रहा हूं, मतलब गुट फिरकों में सामंतवादी जो है, बैकवर्ड क्लास, दलितों, पिछड़ों पर जो अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ लालू यादव बाहर निकल करके सत्ता में आए थे। और लालू के आने के बाद बिहार में जो बैकवर्ड क्लास था, दलित क्लास था, उसको एक इज्जत मिली। तो उस इज्जत की वजह से लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ घटनाएं भी हुई। जो एक दौर था 90 और 2000 का जो दशक रहा है, वो अपराधियों का दशक रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते थे? दिल्ली में अपराध नहीं होते थे? महाराष्ट्र में अपराध नहीं होते थे? इन्हीं समय में दाऊद इब्राहिम जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी है, वो मुंबई में बम धमाके करता है और जगहों पर किडनैपिंग करता है, और बड़े बड़े अपराधी किडनैपिंग करते हैं, रैंसम मांगते हैं। क्या वहां जंगल राज नहीं था? लेकिन नहीं, बिहार में चूंकि सुशील मोदी ने इस मुद्दे को बड़ा उठाया और जंगल राज जंगल राज जंगल राज की बात करी, तो मीडिया को मैंने देखा है कि मीडिया रिसर्च नहीं करता है। अब पहले रिसर्च हम लोग करते थे, अब मीडिया के लोग रिसर्च ही नहीं करना जानते हैं कि मीडिया वाले तो वो कहानियां को रिसर्च करके ला रहे हैं जो मोदी जी ने मंच से सुनाई है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि मालिक का मतलब हक भी अदा करना है ना। तो वो तो वही कहानियों का रिसर्च करके दिखा रहे हैं जो मोदी जी कहानियां सुना गए। अच्छा सर, एक फैक्चुअल बात अगर कर ले, 65 लाख वोट जो है कटा है, आप कह रहे हैं 15-20 लाख नया वोटर भी जुड़ा है, 8.5% का जो उछाल आया है वोटिंग प्रतिशत में, ये किसके पक्ष में जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये किसी जिस तरीके का, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके का रुझान लोगों में दिखा, उत्साह लोगों में दिखा, दो ही चीजों में उत्साह दिखता है, या तो सत्ता को वापसी के लिए या फिर सत्ता को हटाने के लिए। सत्ता वापसी के फेवर में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार अब एक तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि उनकी जो हरकतें हैं, उनसे क्या कहा जाए कि वो क्या मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया, 11 साल केंद्र में रही है, 20 साल वहां सरकार हो गया, कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे पब्लिक उत्साहित होकर के उनकी तरफ वोट दे। इसी वजह से जब कभी भी बात होती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, जंगल राज, मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन 11 साल में बीजेपी ने बिहार को क्या दिया ये नहीं बताया। तो लोगों के दिमाग में एक बात है बिहार के, एक तो पलायन, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण को लेकर के जो अमित शाह का स्टेटमेंट आया कि जमीन नहीं है, इस वजह से उद्योग यहां पर नहीं लग सकते हैं, वो बिहारियों के दिमाग में बैठ गया। बिहार के बारे में कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी,
ये अनायास नहीं कहा जाता है। मतलब बिहार के लोगों का दिमाग बहुत आगे चलता है, हमसे आपसे आगे चलता है। तो जब हमसे आपसे आगे चलता है तो क्या इस मुद्दे को उसने ग्रैप नहीं किया? एक और बात, नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया। अमित शाह ने खुद एक प्रोग्राम में कहा कि विधायक दल के नेता चुनेंगे। हालांकि उसके बाद बहुत सारे जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता कहे कि नहीं नीतीश ही होंगे, नीतीश ही होंगे, लेकिन बड़े ने नहीं कहा। लेकिन लल्लन सिंह का बयान चुनाव से 2 दिन पहले आता है, एक वीडियो होता है जो वायरल होता है कि लल्लन सिंह कहते हैं कि अमित शाह जी ने कह तो दिया कि विधायक चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बात सही है, विधायक चुनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या 2014 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था कि नहीं किया गया था? क्या वो सांसदों पर छोड़ा गया था कि सांसद चुन करके आएंगे 2014 में और तब नरेंद्र मोदी का चुनाव करेंगे या किसी और का चुनाव करेंगे? नहीं किया गया था। तो नीतीश कुमार 2020 में अगर घोषित हो सकते हैं तो 2025 में क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसका मतलब कि नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी छल करना चाहती है। तो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह की वजह से बीजेपी का नुकसान हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह की वजह से। अमित शाह, देखिए, अमित शाह को पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। तो शाह की चाणक्य जिद तो है ये। शाह की जिद, जब उनके घोर विरोधी एलजेपी चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो दही चूड़ा खा रहे हैं जाकर के, खरना प्रसाद नीतीश कुमार ग्रहण कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ में, उनकी दोस्ती हो सकती है। तो शाह तो चाणक्य है, शाह की जिद ही तो है जो मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं इनको, नीतीश कुमार को। प्रज्ञा, आप भी बिहार गई थी, मैं भी 1 हफ्ते बिहार में रहा हूं जी। मैंने ये देखा, वहां पर जो बात देखी, मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, शाम का वक्त था। पप्पू यादव आने वाले थे, तो उन्होंने मैं उनका वेट कर रहा था। मैंने कुछ लोग हमारे पास बैठे हुए थे, मैंने जब उनसे चर्चा की कि भाई बिहार में क्या होगा, उन्होंने कहा नीतीश बाबू बनेंगे, जंगल राज से मुक्ति चाहिए। हमने कहा नीतीश तो कैसे बनेंगे, बीजेपी तो उनको मुख्यमंत्री बना नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि तब तो फेरा हो जाए, मतलब कुछ फेरा टाइप शब्द इस्तेमाल किया, मतलब खेला फेरा हो जाएगा। फेरा 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 अच्छा। फेरा का मतलब फिर तो ठीक नहीं रहेगा, मतलब ये सही नहीं होगा। नीतीश कुमार का वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट इस बार नहीं दे रहा है। तेज, जो आप एलजेपी की बात कर रही थी, एलजेपी के जो नेता हैं चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार का वोटर उनको वोट नहीं देगा। इसी वजह से वो चूड़ा दही खाने के लिए उनके यहाँ गए थे कि ताकि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो चिराग पासवान को वोट दे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एनडीए में फ्रिक्शन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, आपस के भीतर बहुत ज्यादा तनाव है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में वो थी, एक रोड शो था, नीतीश कुमार को लाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगा डाली, लेकिन नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं आए। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर दोनों साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, पटना में जेडीयू भी लड़ रही है, पटना में बीजेपी भी लड़ रही है, दोनों एक दूसरे को जिता रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया गया? हाँ। वो आ सकते थे लेकिन नहीं आए। इस वजह से नहीं आए क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के नाराज हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। मतलब उन्हें यह पता चल गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र जैसा खेला यहाँ पर करने जा रही है बीजेपी। अच्छा सर, एक चीज ये भी है कि अगर हम बहुत बारीक नजर से देखें तो बिहार में बिल्कुल वही पैटर्न दिखाई दे रहा है जैसा उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में था। जैसे योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को एकदम ये खुलकर आदेश दे दिए थे कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, होंगे। उसी तरीके से हमने बिहार में देखा कि ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने भी पुलिस प्रशासन को कह दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाइए। यही एक कारण रहा कि डिप्टी सीएम, भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इतना बड़ा मैटर हो गया उनके साथ, लेकिन पुलिस उनके साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। यही कारण दिख रहा है कि बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं कि उनको प्रशासन से तकलीफ हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको ये समस्या हो रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर या फिर आरजेडी के लोगों पर उस तरह का पुलिसिया दबाव या फिर प्रशासनिक दबाव नहीं दिखा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तेजस्वी नीतीश कुमार लालू यादव के ज्यादा करीब हैं,
बनिस्बत नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी को बिहार, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बिहार में इलेक्शन हो रहा था और उन्होंने कैंपेन करने नहीं दिया था, अगर जी, आपको ध्यान। बिल्कुल ध्यान है। तो नीतीश कुमार अगर ये ऐसा मुख्यमंत्री भी मना कर दिया था। वो खुद नहीं बन सकते हैं, हम्म, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। जब इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन शुरू होने तक जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो एक तरीके से ललन सिंह और संजय झा के हाथ में था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। जो पीएमओ कहता था वही बात जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं या बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात मानता था। लेकिन जब 101 सीट का डिवीजन हुआ और नीतीश कुमार नाराज हो गए और नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया, उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे और अगर सीट कम रह गई तो हम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ भी बन सकते हैं। एक चैप्टर ये बहुत बड़ा खुला हुआ है कि अगर लेकिन तेजस्वी तेजस्वी यादव के को साथ, बहुमत नहीं मिलता है, हाँ, अगर बहुमत तेजस्वी यादव को नहीं मिलता है, ओके, हाँ तो हाँ, ये तय मानिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो एक ये भी तो बात है कि फिर जब इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, तो फिर अब क्या तेजस्वी यादव को फिर से इंतजार करना पड़ेगा सीएम की कुर्सी का? नहीं नहीं, मैं क्योंकि अगर इंतजार नीतीश करने की बात कुमार, नहीं कर, हाँ ना, कतई नहीं, कतई नहीं। मैं क्या बोल हाँ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हाँ, बहुमत तेजस्वी का को सीएम की आंकड़ा, कुर्सी देंगे नीतीश कुमार अगर वो यहाँ नहीं आते नहीं हैं नहीं, तो? अगर बहुमत जो है, अगर बहुमत नहीं आता है तेजस्वी ओके, यादव का, इंडिया गठबंधन का, तब सबसे पहले नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री वो बने रहें। आप नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक उठा करके देखिए, नीतीश कुमार को कभी बहुमत नहीं मिला है। इस एब्सोल्युटली बार राइट, तीसरे नंबर की इस पार्टी बन गए। इस बार तो 46 सीटें केवल उनके पास हैं। भारतीय जी, जनता पार्टी 73-74 सीट पर जीती हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। मतलब जी, नीतीश कुमार इस मामले में बहुत होशियार हैं कि उनकी पार्टी चाहे कम सीट आए या ज्यादा सीट आए, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे और बनते रहे हैं। और 20 साल से इसमें उनको सफलता भी हासिल हुई है। इस नाते नीतीश कुमार के इस काबिलियत पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, इसी वजह से उनको पलटू राम कहा जाता है। अच्छा, पहले चरण के वोटिंग पैटर्न का असर दूसरे चरण पर कितना पड़ता है? अब देखिए, अगर पिछले चुनावों का देखा जाए, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, वोटिंग पैटर्न एक होता है, हमेशा से एक वोटिंग पैटर्न होता है। चाहे एक 3 चरण में चुनाव हो, 2 चरण में चुनाव हो या 4 चरण में चुनाव हो। आप लोकसभा चुनाव को देखिए 2024 में, तो उत्तर प्रदेश को ही आप लीजिए, बाकी कहीं मत जाइए। उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न सेम रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाते हुए पैटर्न एकदम सेम चलता हुआ जाता है। राइट, ये तो इंडिया गठबंधन के जो अखिलेश यादव थे और राहुल गांधी, ये दोनों समझ नहीं पाए कि हमको इतना वोट मिल रहा है, नहीं तो उनकी सीटें इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। मतलब गुना तो नहीं मैं कहता हूं, लेकिन इससे ज्यादा हो सकती थी। यही पैटर्न जो 65% के आसपास वोट इस बार परसेंटेज बिहार रहा में है, पड़ा है। इसी के आसपास वोट रहेगा। बस इतना हो सकता है कि आधा परसेंट इधर उधर हो सकता है, बढ़ भी सकता है, आधा परसेंट घट भी सकता है, लेकिन फिर भी 8% के आसपास का जो डिफरेंस है वो बना रहेगा। तो आरजेडी कितनी मजबूत होगी? परिवर्तन का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही मिलेगा। 143 सीट पे शायद आरजेडी लड़ रही है, तो 143 सीट पर अगर लड़ रही है, तो अगर 75 सीट तो उसकी नहीं रहेगी इस बार उसकी सीटें, मुझे ऐसा लगता है कि 100 के अराउंड आसपास होनी चाहिए। आरजेडी की जिस तरह का उत्साह है, अगर फ्री एंड फेयर हो रहा है तो। बीजेपी? बीजेपी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, जेडीयू? लेकिन बीजेपी, मुझे तो लगता है कि बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी रहेगी ही रहेगी, दूसरे अच्छा, नंबर की रहेगी ही रहेगी।
तो और नीतीश का वोट, नीतीश की ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, आपको क्या लगता है? देखिए नीतीश, भाजपा। अगर मैं दोनों का 50-50% लेता हूं, 50-50% लेता हूं, ठीक है। शेयर लेता हूं, तो 50% का शेयर बनता है 50 सीट का। राइट। 50 सीट जेडीयू और 50 सीट बीजेपी। जेडीयू को सीटें मुझे लगता है कि 46 जो पिछली बार आई थी वो उसी के आसपास बनी रहेगी, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। और बीजेपी की कुछ सीटें कम होनी चाहिए, जो 74 उनकी सीटें थे उससे कुछ थोड़ा सा कम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, ऐसे ही जुड़ते रहा करिए। नमस्कार। तो पहले चरण में तो बम्पर वोटिंग हुई, इतिहास में पहली बार इस तरह की वोटिंग हुई जिसने या तो फिर परिवर्तन की इबारत लिखी है और या तो फिर नीतीश को मजबूत किया है। देखना यह है 14 तारीख को नतीजे आएंगे और ये नतीजे बता देंगे कि बिहार की जनता ने जंगल राज पर वोट किया है या फिर रोटी रोजगार पर वोट किया है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। नमस्कार, जय बिहार, जय हिंद।